तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसकी बात की जा रही है? जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हम हिंदी क्षितिज में कक्षा 10वीं के 10वें पाठ की तरफ चलते हैं, जिसको यहाँ नाम दिया गया है नेताजी का चश्मा। तो जो मैंने अभी पंक्ति बोली कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सबसे प्रसिद्ध वाक्य है ये। आजादी की लड़ाई के दौरान ये नारा इन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो, देश के लिए बलिदान दो। सारे एकत्र हो जाएंगे, एक साथ जुट जाएंगे तो अंग्रेजों का यहाँ से सफाया करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है और ये शाश्वत सत्य है कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। तो ये सारी बातें, ये देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति, ये सब कुछ देखने वाले हम यहाँ पर। नेताजी का चश्मा नाम दिया गया है, ये मन में देखिए, जब हम कहानी पढ़ते हैं, जब हम कोई लेख पढ़ते हैं, तो लेख का नाम भी इतना अच्छा होना चाहिए ना, रोचक, जिज्ञासा से भरा। नेताजी का चश्मा, यहाँ तो नेताजी चश्मा लगाए हुए हैं। नेताजी के चश्मे में ऐसी क्या बात, क्या लिखा होगा इस पाठ में? क्या लिखा होगा ये हम तभी जानेंगे जब हम पाठ को समझेंगे और पढ़ेंगे। अरे बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ बताई गई है मुख्य तौर पर जो केंद्रीय भाव है वो है देश के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, समर्पण, सम्मान। देश के लिए जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, तन मन धन समर्पित कर दिया, उनके प्रति पूर्णतः आत्मीय भाव रखना, श्रद्धा रखना, प्रेम रखना, भक्ति रखना, ये सब कुछ यहाँ पर है। एक ऐसा व्यक्ति जो पैर से अपाहिज है, अच्छे से चल नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर इतनी देश के प्रति इतनी श्रद्धा है जो इस पाठ में देखने मिलेगी। एक समय वो भी फौज में शामिल होना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, किंतु अपने अंदर से देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव उसको छोड़ नहीं पाया वो। और ये कहीं ना कहीं दिखता है। यदि आपके अंदर, आपके मन में कोई भाव चल रहा है, यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई बात चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाती है। ऐसा ही एक यहाँ पर व्यक्ति है जिसको कैप्टन नाम दिया गया है। जो नेताजी के चेहरे पर जो मूर्ति बनी है, स्मारक बना हुआ है, उस पर चश्मा नहीं है। वो चश्मा लगाता है, रोज श्रद्धा भाव से चश्मा लगाता है। वो क्यों चश्मा लगाता है? वहाँ उसकी भक्ति है कि स्वतंत्रता, देश के प्रति समर्पित होने वाले ये नौजवान, जहाँ मैं जाना चाहता था मैं नहीं गया तो क्या हुआ, देश के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं होगी। तो यहाँ ये शायद बताने की कोशिश की है। और शायद क्या पूर्णता, देखिए हर पाठ के भाव हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लेता है। तो एक भाव हम ये भी ले सकते हैं यहाँ से कि देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण किसी भी प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप उस युद्ध भूमि पर उतर जाइए। ये आवश्यक नहीं कि आपने प्राण न्यौछावर नहीं किए तो देश से आपको प्रेम नहीं, कतई नहीं है। यदि आप देश की शांति, सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देते हैं, देश की स्वच्छता की तरफ भी आप ध्यान देते हैं, देश के महापुरुष जो हुए हैं, देश में वर्तमान में जो महापुरुष हैं, जो हो चुके महापुरुष हैं, देश के प्रति अपने दायित्व निभाने वाले लोगों के प्रति आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनकी बातों में अपनी सहमति देते हैं, उनकी बातों में अपनी राय देते हैं, वो जो कुछ कहें हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये देश के प्रति हमारा प्रेम नहीं तो और क्या है? ये भी प्रेम है, ये भी समर्पण की भावना है। तो देशभक्ति कई प्रकार से बताई जा सकती है। बस आप अपने अंदर ये उत्साह तो जागृत कीजिए कि देश के प्रति हम अपनी भक्ति किस तरह से निभा सकते हैं। किसी भी तरह से निभा सकते हैं। देश बनता है, घर से शुरू होता है, मोहल्लों से, गलियों से शुरू होता है, कस्बों से, तहसीलों से, नगरों से, शहरों से, जिलों से, बड़ी बड़ी राजधानियों से, महानगरों से जब जाके देश बनता है। तो एक छोटी जगह से यदि हम देश के प्रति समर्पण की भावना, भक्ति की भावना, श्रद्धा की भावना दिखाते हैं तो देश के अंतिम छोर तक वो भावना पहुंच ही जाती है। बशर्ते भावना में सत्यता होनी चाहिए, भावना में श्रद्धा होनी चाहिए, भावना स्वार्थ से परे होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। इतना सब कुछ पाठ से पहले मैं बोल देती हूँ, आप ध्यान से सुन लिया कीजिए, क्योंकि जब तक पाठ से संबंधित कोई बात बताई ना जाए, पाठ हमें अनविज्ञ सा लगता है। तो पहले थोड़ी सी एक चर्चा कर लिए, अब आपको शायद पाठ समझ में आएगा, शायद नहीं, बिल्कुल आएगा। चलिए तो आप पाठ की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या देख रहे हैं नेताजी अपने चश्मे में से, या उनके चश्मे में लोगों ने क्या देखा। लेखक परिचय है। तो ये जो नेताजी का चश्मा, ये पाठ है, ये लिखा हुआ है स्वयं प्रकाश के द्वारा।
स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान मतलब एक कंपनी में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। उन्होंने अपना बचपन और बाद में नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब एक लंबा समय उन्होंने राजस्थान में बिताया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है, हम अपनी इच्छा से कहीं से सेवानिवृत्त हो जाएं, हम वहाँ से रिटायरमेंट ले लें, उसे कहते हैं स्व और हो जाता है ऐच्छिक। स्व और ऐच्छिक को हम कहते हैं स्वैच्छिक। स्व मतलब होता है अपनी या अपना, और इच्छा मतलब होता है इच्छा। तो अपनी इच्छा से जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति, सेवा से छुटकारा, मतलब अपने जो हम देने वाले हैं सेवा, जो हम कर्मचारी होते हैं, हम जिस कंपनी में होते हैं, हम जिस जॉब में हमारा कार्य होता है, यदि हम उससे रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसको कहते हैं, रिटायरमेंट को कहते हैं सेवानिवृत्त हो जाना। तो उन्होंने अपनी इच्छा से स्व और ऐच्छिक, अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद वे भोपाल में रहते हैं। उनका निवास स्थान जो है अब भोपाल में है और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। ये वसुधा जो पत्रिका का संपादन होता है, इससे स्वयं प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। देखिए, लेखक का काम होता है कि वो आपको खाली नहीं बैठते और बैठना भी नहीं चाहिए। कहते हैं व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। यदि हम जीवित हैं तो ये क्रियाएं हम पर होनी चाहिए। ये क्रियाएं ये क्रियाएं करने के लिए हम जागृत बने रहने चाहिए कि हमें आगे बढ़ना, कुछ करना है, ये हमें सुनना है, ये हमें सीखना है। तो ये एक जीवित जागृत व्यक्ति की पहचान है, जो अग्रसर आगे बढ़ते रहना चाहता है। कोई एक जगह रुकना नहीं चाहता और रुकना भी नहीं चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। समय परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन तो नियम है दुनिया का, तो हमें भी परिवर्तित होते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये अपने संपादन से जुड़े रहे, किससे? वसुधा के संपादन से। उनकी 13 कहानियों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय, ये उनके मुख्य इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित है। इनकी रचनाओं के साथ ही, इनके लेखों के साथ भी दो उपन्यास भी चर्चा में है, जो है एक उपन्यास भी चर्चा में है जो कि विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से ये पुरस्कृत है। तो स्वयं प्रकाश जी की ये उनका व्यक्तित्व है। अब आ जाते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, नेताजी का चश्मा, जहां हम जिज्ञासा से भरे थे कि जल्दी से पढ़ा दीजिए, इसमें है क्या। क्या होता है कई बार ना, हम तो पढ़ लेते हैं, आपने भी पढ़ लिया होगा, लेकिन जब हम किसी से सुनते हैं, कहानी के तौर पर सुनते हैं, भाव चेहरे पर लाकर सुनते हैं, तो वो कहीं ना हमारे दिमाग में, हमारे दिल में छा जाता है, वो भूलते नहीं हैं। जब ये कहानी से आप अभी पहली बार सुन रहे होंगे, अब मैंने जब इसे पहली बार पढ़ा होगा, तो मैंने जब पढ़ा तो ये पढ़ती चली गई, फिर वो याद ही रहेगी तब से, है ना। तो ये इस तरीके से पढ़ो हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को, हर एक विषय को, वस्तु को नहीं, हर एक विषय को, कि वो आपके मस्तिष्क पर छा जाए। इतनी रोचकता के साथ पढ़ना चाहिए। मैं सुनाती हूँ आपको यहाँ पढ़ के, और आपको सुनना है, समझना है, देखना है, और फिर इतना ध्यान से सुनना है कि प्रश्नों के उत्तर आप जल्दी दे पाएँ। हालदार साहब, यहाँ पर हालदार साहब एक व्यक्ति का नाम बताया गया है। स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ अपने को नहीं रखा है, स्वयं को नहीं रखा है, उन्होंने एक व्यक्ति से बात शुरू की है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। एक कस्बा था, छोटा स्थान, गांव से बड़ा होता है कस्बा, तहसील से छोटा होता है, तो एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं था कस्बा। पक्के मकान के नाम पर कुछ ही मकान थे जो पक्के थे, बाकी कच्चे मकान थे। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। जैसे आप बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में रह रहे हैं, वहाँ पर बाजार कितने हैं, अलग अलग नाम के बाजार हैं, ये कोई सा बाजार, ये कोई सा बाजार, ये कोई सा बाजार, लेकिन छोटी छोटी जगह पर एक ही बाजार होता है, सब लोग वहीं जाते हैं सामान लेने। फ़ायदा क्या होता है आपको मालूम है? जब हम एक ही स्थान पर जाते हैं तो हमारा मिलना जुलना हो जाता है, हमें
आपस में एक दूसरे से अपनत्व भी होता है। दुकानदार हमें पहचानते हैं, दुकानदारों से भी अपनत्व हो जाता है। हमें एक साथ वस्तुएं एक जगह उपलब्ध हो जाती हैं, वस्तुओं का जो कीमत होती है वो भी समान होती है। आप अलग अलग बाजार में जाएंगे तो कहीं वही वस्तु सस्ते दाम पर मिलेगी तो कहीं महंगे दाम पर मिलेगी। तो एक जगह सामान होने पे देखिए, छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में ऐसा होता है। एक बाजार में सब सारे प्रकार की दुकानें लगती हैं, लोग जाते हैं। और जब ये हाट लगती है, जिस दिन बाजार लगता है, उस दिन तो मित्र आपस में मिलकर जाते हैं, फिर करते रहे वो मित्र आ रहा होगा, आज चलिए बाजार में मिलते हैं, वहीं थोड़ी देर बैठते हैं, साथ में हम अपने सब्जी तरकारी भी खरीदेंगे, कुछ किराने का सामान भी लेंगे, कुछ कपड़े भी लेंगे और मिलना भी हो जाएगा। तो ये कई प्रकार की बातें हों। देखिए, जहाँ हम आज अंधाधुंध ये आधुनिक दुनिया में दौड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दूर भी हो रहे हैं एक दूसरे से। और वहीं जहाँ हम छोटे छोटे गाँव में रहते थे, कस्बों में रहते थे, वहाँ पर एक बाजार होने पर लोग आपस में, एक मोहल्ले में लोग आपस में मिलते थे, शाम सवेरे मिलते थे, बैठते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते थे। तो यहाँ पर मैंने कस्बे के बारे में आपको बताया कि क्या फ़ायदा होता है एक बाजार होने से, कोई नुकसान नहीं है। आप सोचोगे एक बाजार होगा क्या मज़ा आता होगा, वहाँ भी मज़े आते होंगे। तो बाजार के नाम पर एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, मतलब स्कूल के नाम पर दो स्कूल थे। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक उद्योग था वहाँ पर सीमेंट का, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठौ। यहाँ पर जो ठौ है ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। यहाँ पर नंबर के लिए, गिनती के लिए ठौ का इस्तेमाल होता है। ठौ का यहाँ अलग भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कह सकते हैं हम एक नगर पालिका भी थी। यहाँ ठौ जबरदस्ती में लगाते हैं, ये क्षेत्रीय भाषा की कुछ तरीका हो जाता है बात करने का, जहाँ नंबर के लिए एक भी लगा दिया और साथ में ठौ भी लगा दिया। तो एक नगर पालिका थी, दो ओपन एरिया सिनेमा थे, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़की का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक बाजार, है ना, और एक ही कुछ मकान जो पक्के थे, बाकी सब कच्चे थे। नगर पालिका तो थी और कुछ ना कुछ नगर पालिका करती रहती थी, कुछ ना कुछ अपने वो कस्बे में नई नई चीज़ें, नए नए काम, नए नए जो भी कहीं कुछ जर्जर अवस्था में उसको सुधरवा दिया, उसकी मरम्मत करवा दी। क्या क्या करवा देती, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ यहाँ पर दिया है कि पेशाब घर बनवा दिए, मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बनवा दिए थे ना। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर पक्की सड़क करवा दी, कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। उन्होंने क्या बताया है कि कुछ कुछ चीज़ें करवाते थे, है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ बात दी गई है कि पक्की सड़क करवाना, कहीं की सड़क कच्ची जा रही, चलो थोड़ा सीमेंटेड सड़क करवा देते। पेशाब घर बनवाने की यहाँ पर बात थी, तो सुलभ शौचालय जैसे हम कहते हैं, है ना, वहाँ सुलभ शौचालय बनवा दिया। ये भी बहुत वो होते हैं, ज़रूरी ही होते हैं। और कबूतरों की छतरी बनवा दी। कबूतरों की छतरी मतलब ऐसा कुछ स्थान जहाँ कबूतर बैठे आकर। कभी कभी सम्मेलन करवा दिया लोगों के मनोरंजन के लिए। आगे देखिए क्या और क्या बात यहाँ पर, ये तो हमारी शुरुआत हो गया जहाँ पर जिस कस्बे में हवलदार साहब जी जाते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, उत्साही बोर्ड मतलब किसी संस्था ने, और किसी या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या फिर किसी भी उत्साही बोर्ड ने या संस्था ने एक बार शहर के मुख्य बाजार पर एक स्मारक बनवाया, एक संगमरमर की प्रतिमा बनवाई, जो किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, जो प्रतिमा यहाँ पर चौराहे पर बनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसी प्रतिमा पर आधारित ये पूरा का पूरा पाठ है। इसी प्रतिमा के इर्द गिर्द ये पाठ घूम रहा है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब पूरी प्रतिमा नहीं, बस एक छोटे से हिस्से के बारे में वो कह रहा चर्चा है, लेकिन है तो वो प्रतिमा से संबंधित थी। क्या है देखिएगा, मूर्ति संगमरमर की थी। किसकी बनी हुई मूर्ति थी, तो मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। देखिए कई बार एमसीक्यू में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी, संगमरमर की, लोहे की, मिट्टी की, कांसे की, ऐसे करके आती है। तो मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, है ना। टोपी की नोक मतलब जो टोपी की नोक है, यहाँ से अंतर जो रहा होगा, उन्होंने बताया कि ऊंचाई कितनी है, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर थे, कुछ कुछ मासूम और कम सिन,
मतलब कुछ कुछ वो मासूम थे, कम से मतलब एकदम मासूम से दिखने वाले, शांत दिखने वाले। फौजी वर्दी में जो वो वहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी वो कैसे थे, वो बिल्कुल शांत स्वभाव के प्रतीत हो रहे थे। उनकी जो वर्दी थी, जो उन्होंने फौज की वर्दी वो धारण करते थे, उस वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आ जाता था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आप समझ गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उनकी प्रतिमा को देखकर ही लोगों के अंदर आ जाता था दिल्ली चलो। एक और उन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह की बहुत सारे नारे, बहुत सारी उनकी बातें याद आ जाती थी इस प्रतिमा को देखकर जो संगमरमर की बनी हुई थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अगर ये देखें हम कि नेताजी फौज की वर्दी में थे, फौजी की वर्दी में थे और ऐसी उनकी टोपी थी, कितनी ऊंचाई के रहे हैं, ये सब कुछ के हिसाब से वो बढ़िया था, एकदम परफेक्ट प्रतिमा बनी हुई थी। और यह प्रयास भी बड़ा बड़ा सराहनीय था। मतलब जिसने भी ये बनवाई है बहुत अच्छा काम किया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हमें याद रखते रहना चाहिए, हमारे अंदर बनी रहना चाहिए, और जगह जगह पर हम इनकी प्रतिमा, इनकी स्मारक बनवा सकते हैं और बनवाना चाहिए। केवल एक चीज़ की कसर थी, मतलब एक चीज़ की कमी थी। किस चीज़ की कमी थी? जो देखते ही खटकती थी। कोई एक ऐसी मूर्ति में एक ऐसी बात थी जो जिसकी कमी लग रही थी, जिसको देखकर लगता था ये भी होना चाहिए था, खटकती थे वो। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। देखिए, नेताजी चश्मा लगाया करते थे, बिना चश्मा की उनकी मूर्ति लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और कुछ कमी है, कुछ कमी है। जी हाँ, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, और बिना चश्मा के नेताजी नेताजी नहीं लग रहे हैं। तो वो यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब चश्मा नहीं था, अब लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी ने चश्मा तो वहाँ लगाया होगा। तो चश्मा तो था, किसी ने लगा दिया वहाँ चश्मा, लेकिन वो चश्मा संगमरमर का नहीं था। जिस संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी, चश्मा उसका नहीं था। तो ये दिख रहा था कि वो चश्मा किसी के द्वारा क्या है, लगाया हुआ है। ये जिस मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई है, उसने उसका चश्मा पहले से बनाकर नहीं रखा था, तो किसी को लगाना पड़ गया दूसरा चश्मा। चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। एक सामान्य सिंपल सा लेकिन सचमुच का चश्मा, काले फ्रेम का चश्मा कुछ इस तरह का रहा होगा जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। ऐसा कोई चश्मा उन पर क्या कर दिया, अलग फ्रेम वाला मतलब चौकोर फ्रेम वाला, एक चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा उन पर पहना दिया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, वो कस्बे से गुजरते थे लेकिन रुकते किस लिए थे? चौराहे पर वो हमेशा पान खाने के लिए रुकते थे। पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित मतलब तब उन्होंने उसको लक्ष्य बनाया। अरे, इसमें चश्मा लगाया लेकिन किसी ने ऐसा लगाया हुआ है, इस तरीके का लक्ष्य किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, मतलब एक प्रसन्नता से पूर्ण, एक जिज्ञासा से पूर्ण, एक चेहरे पर मुस्कान का शोर कह सकते हैं हम इसको, फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। वो कहने लगे क्या बात है, ये भी ये सही सोचे जिसने भी सोचा। चलिए, संगमरमर करना सही, दूसरा चश्मा सही। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति जरूर रियल नहीं है, सचमुच की मूर्ति, मतलब एक सच्चा जीता जागता व्यक्ति नहीं है, लेकिन चश्मा तो बिल्कुल सही पहनाया है जो आज के इंसान पहनते हैं। ये बात उनको हालदार जी को बड़ी अच्छी लगी कि जिसने भी ये काम किया बहुत अच्छा किया। जीप कस्बा छोड़कर, मतलब जिस जीप में हालदार जी आते थे, हालदार साहब आते थे, वो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। उन्होंने पान खाया, तारीफ की चश्मे की, और आगे बढ़ गए क्योंकि वो अपने काम पर निकले थे, कंपनी के काम पर। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे उनको, क्योंकि वो रोज देखते थे, रोज मतलब जब भी वो आते थे सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मतलब ये उन्होंने परिणाम निकाला कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उन्होंने सब कुछ सोच लिया। मूर्ति संगमरमर की चश्मा नहीं था, मूर्ति संगमरमर की चश्मा दूसरा पहनाया गया, कोई बात नहीं, जितना भी किया, लेकिन जिसने भी ये सोचा कि मूर्ति में कुछ तो कमी है, यदि उसने कमी की पूर्ति कर दी तो उसका काम प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, अच्छा कार्य किया। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। क्या कह रहे हैं हालदार जी? ये सोच रहे हैं कि देखिए, मूर्ति का कद कैसा है, मूर्ति की कद काठी कैसी है, लंबाई चौड़ाई कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मूर्ति कोई महत्व नहीं, लेकिन
कि मूर्ति कैसी थी, चश्मा कैसा पहनाया, लेकिन जिसने भी वो किया है ये देशभक्ति की भावना है। लेकिन आज नहीं तो आज क्या करते हैं लोग कि अरे मूर्ति बन गई, अब हम चश्मा पहनाएंगे, हम कुछ करेंगे। लोग कहेंगे वाह बड़े देशभक्त बन रहे हो, बड़ा आप पर बड़ा स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रेम आ रहा है, बड़ा मूर्ति पर रोज हार चढ़ाए जा रहे हैं। लोग करते हैं ये बातें, ये कमेंट में करते हैं, ये बातें कमेंट व्यंग में होती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जिसने भी किया है वो देशभक्ति की भावना से किया है, नहीं तो आजकल लोग देशभक्ति की भावना को भी मजाक में ले लेते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, फिर से गुजरे वो, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ये बात तो वो सोचकर चले गए, दोबारा फिर उनका निकलना हुआ तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा, पाया कि चश्मा दूसरा है। जब वो आए थे तब वो देख कर गए, तब चश्मा दूसरा था। और उन्होंने कहा कि अब चश्मा कैसा है, दूसरा है। देखिए भाई हमारे यहाँ भी चश्मा दूसरा दिख गया, अब गोल चश्मा दिख गया। यहाँ पर देखते हैं ना, ये चश्मे भी परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब तो चश्मा दूसरा है, पहले तो दूसरा था। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब गोल फ्रेम वाला चश्मा है। देखिए मैं कह रही हूँ आपसे, ये मैंने झूठे मूठे के चश्मे नहीं लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये इसी को देखकर चश्मा लगाया है। यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ समझ जाएंगे। तो अब कौन सा चश्मा है, गोल फ्रेम। और गोल फ्रेम कौन लगाते थे, गांधी जी। गोल फ्रेम वाला चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई, उनकी प्रसन्नता अंदर की और बढ़ गई। अरे जो भी है बड़ा भिन्न भिन्न चश्मे लगाता है, इतने तो हम भी नहीं लगाते हैं। ये तो नेताजी को कभी चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा, और देखते अभी क्या बात होती है। वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या हुआ, चश्मे तो बदले जा सकते हैं। क्या बात है कि चश्मे तो बदल ही सकते हैं, मूर्ति तो बेचारी संगमरमर की है, और वो कैसी है, जीवित नहीं है, तो कपड़े क्या बदलेगी। चलो चश्मे ही बदल लिया, कुछ तो किया। आज के फैशन के हिसाब से हम समय समय पर अपना गेटअप बदलते रहते हैं, हम मैचिंग करते रहते हैं, तो चेहरे के हिसाब से हम चश्मे पहनते रहते हैं। क्यों ना नेताजी का भी चश्मा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े ना सही, चश्मे ही सही, चश्मा तो बदला गया। ये बात यहाँ हवलदार जी को और भी अच्छी लगी। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। फिर उन्होंने देखा चश्मा बदला बदला, ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा। दुर्दमनीय मतलब अब वो सहन करने वाला नहीं रहा, तो उन्होंने क्या कहा, पान वाले से अब पूछ ही लो, अब बहुत हो गया। क्या पूछ लेते हैं, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, कभी गोल फ्रेम कभी चौकोर फ्रेम। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। ये पान वाला बता रहा है, ये आगे आएगा, बुरी लगती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। वो कह रहा है कि एक है जिसका नाम कैप्टन है, चश्मे वाला, वो आता है, उसको बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करता है, चश्मा बदलता रहता है नेताजी का। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने जो उसके पास हैं, जिस फ्रेम के चश्मे हैं वो फ्रेम उन पर चढ़ाता रहता है, और जो नेताजी की मूर्ति पर फिट बैठ जाए, एक और बात, जो नेताजी की मूर्ति पर फिट बैठ जाए वो चश्मा वो उनको लगा देता है। ये भी बात अच्छी कही है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, अब देखिए वो चश्मा लगाता है, उसको एक तो उसका काम नेताजी को लगाना हो गया, उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। दूसरा क्या होता है, जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम का चश्मा चाहिए जैसा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, तो मूर्ति पर लगा, कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से, अब लोगों ने कहा कि मुझे ऐसा चश्मा, ऐसा मुझे फ्रेम चाहिए, या ऐसा चश्मा को जैसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वो क्या करता है, कुछ इस भाव से चश्मा मूर्ति से निकाल कर ग्राहक को देता है कि वह नेताजी से क्षमा मांग रहा हो कि क्षमा कीजिएगा, हमारे ग्राहक को, तो ये लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। नेताजी से कहता है माफ़ करना, हमारे ग्राहक को ये आपका वाला चश्मा पसंद आ गया, उन्हें हमने दे दिया, हम आप पर दूसरा लगा देते हैं, वो दूसरा चश्मा लगा देता है उन पर। है ना मज़ेदार पाठ, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ओरिजिनल मतलब जिसके वो बने हुए हैं संगमरमर के, वो चश्मा किधर है, वो तो कहीं नहीं दिखता है, रोज ये बदल बदल के चश्मे पहनाए जाते हैं। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल
वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने पूछ तो लिया होगा, पान वाले ने बता भी दिया होगा कि चश्मा नहीं बनाया उसने, संगमरमर वाले ने, मूर्ति वाले ने, यही बातें हुई होंगी तभी तो पहनाता है। तो आगे की घटना की तरफ यहाँ पर बढ़ा दिया है लेखक ने कि मूर्ति के नीचे लिखा है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर। अब वो बता रहे, देखिए जो उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछा था इसी का आंसर यहाँ है कि वो कहने कहा कि बताओ ये पहले मुझे ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो वो कह रहे हैं कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वहाँ लिखा है जिसने मूर्ति बनाई उसने लिखा है वाकई कस्बे का अध्यापक था, वो कस्बे का टीचर था जिसने ये बनाया है। पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, पत्थर से कैसे पारदर्शी चीज बनाएगी, ट्रांसपेरेंट चीज कैसे बनेगी कि सामने का दिख जाए, इसलिए उसने चश्मा नहीं बनाया होगा, ये तय नहीं कर पाया होगा। कांच वाला बनाऊं, संगमरमर का बनाऊं तो कैसे पारदर्शी बनेगा, दोनों तरफ कैसे दिखेगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा। अब पान वाले ने भी अपनी अपनी बातें बताई अपने मन की कि ऐसा ऐसा किया होगा, नहीं बन पाया होगा तो नहीं बनाया चश्मा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा, हो सकता कोशिश बहुत की हो पारदर्शी बनाने के लिए, उसको बहुत घिसा हो संगमरमर को, लेकिन बाद में टूट गया हो। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा, कुछ भी हो सकता है। पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब वो ये बात तो उनको समझ में आ गई कि ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो बन नहीं पाया होगा, या बनाने वाला समझ नहीं पाया होगा, या टूट गया होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, या बनाया तो निकल गया होगा, यहाँ से गिर गया होगा। तो नेताजी ने, वो हालदार जी ने कहा, मन में सोचा होगा चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे ये बताओ ये जो कैप्टन है, चश्मे वाला है कैप्टन, ये क्या नेताजी का साथी है या फिर भूतपूर्व सिपाही है नेताजी की हिंद फौज का। देखिए नेताजी, आज़ाद हिंद फौज थी नेताजी की, तो वो कह रहे हैं आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही तो नहीं है ये। मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। वो मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा और फौज में, पागल है वो, पागल। उन्होंने सीधा कह दिया, मतलब किस तरीके का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। पागल कह के उसका मजाक बनाया गया, उसकी देशभक्ति को कह दिया गया पागल। शरीर से वो लंगड़ा है, लेकिन वो जिस तरीके का काम कर रहा है लोगों को वो पसंद ही नहीं आ रहा, लोग उसका मजाक उड़ाए बनाए जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि वो पागल है, वो देखो आ रहा है, वो आ रहा है। तभी वो आ रहा होगा, तो उन्होंने हवलदार साहब से कहा कि देखो जरा वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब वो भी कैसे, देखिए जरा, एक व्यंग में बात हो रही, वो आ रहा है आप उससे ही बात कर लो, उसकी फोटो वोटो निकलवा दो कहीं अखबारों में, बढ़िया काम कर रहा है देखो। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब जब मुंह से आवाज ना निकले, एकदम शांत चुप। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, एकदम कमजोर बूढ़ा, मरियल सा मतलब एकदम कमजोर लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, गांधी की तरह की, जैसे गांधी जी टोपी पहनते थे वैसी टोपी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। ये उसका हुलिया था, दुबला पतला मरियल सा बुजुर्ग लंगड़ा, चश्मा की वो हाथ में लिए ऐसे एक लाठी, और वो एक गली से निकल के आ रहा था। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। देखिए जो इस तरीके के फेरी वाले होते हैं, जो इस तरीके के बांस पर अपना कुछ कुछ सामान लटकाए हुए घूमते हैं, वो ऐसी कोई बंद दुकान के सामने उसको ऐसा टिका देते हैं, थोड़ी देर वहाँ खड़े हो जाते हैं, यदि वो दुकान खुल गई तो किसी दूसरी जगह आश्रय देख लेते हैं। ये करते हैं, बहुत सारे फेरी वाले होते हैं ऐसे जो ऐसा ही काम करते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो फेरी लगा कर आते और उनकी एक दुकान भी हो। तो जिनकी आर्थिक तंगी होती है वो इस तरीके से बेचते हैं। तो वो अपना बांस टिका रहा था, ये सब कुछ हवलदार साहब जी देख रहे थे। इस बेचारे की दुकान भी कहीं फेरी लगाता, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब इस बेचारे की दुकान भी नहीं, अब वो पूछते हैं इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, लंगड़ा है, बूढ़ा है, दुबला पतला है और कोई दुकान नहीं है, वो तो फेरी लगाता है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। उन्होंने पूछा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो आपने नाम दिया है कैप्टन, कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है कैप्टन।
2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी चश्मा गोल हो जाता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, चश्मा वाला गोगो चश्मा से हम कहते हैं अंग्रेजी में, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू जब जब उनको आना पड़ा वो उस कस्बे से गुजरते रहे, लेकिन उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर उनको बिना चश्मा लगाए वो प्रतिमा नहीं दिखी। कभी गोल, कभी चौकोर, तो कभी काला, तो कभी लाल चश्मा, तो कभी अलग अलग कांच वाला चश्मा, इस तरीके का चश्मा रहता था, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा होता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, धूल भरी यात्रा मतलब जो चलते आ रहे हैं वो गाड़ी जीप से, उनके मन में जिज्ञासा और प्रसन्नता भरने के लिए ये काफ़ी था उनको देखने के लिए कि इस पे चश्मा आज कौन सा लगा हुआ है, वो देखना चाहते थे। उनकी ये प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए चश्मा वहाँ लगता जरूर था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी, कैसा भी, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। एक दिन उन्होंने कैप्टन को देख लिया कि इस तरीके का है, वो प्रसन्न हो गए कि चलो भाई ये चश्मा लगाता है। पर एक दिन ऐसा आया कि जब हवलदार जी निकले, 2 साल तक तो उन्होंने, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उन्होंने, या कोई ऐसा जब भी वो निकले हैं 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, कि चश्मा ना मूर्ति पर मिला हो। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मूर्ति पर चश्मा नहीं था, किसी भी प्रकार का, काला, लाल, चौकोर, गोल, किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। उन्होंने देखा कि आज चश्मा भी नहीं है, दुकानें भी नहीं खुली हुई हैं, आखिर क्या बात है। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर, अब इतना उन्होंने देखा कि दुकानें बंद हैं, जहाँ मैं पान खाता हूँ वो दुकान भी नहीं खुली है, सब कुछ शांत शांत सा लग रहा है। वो अपनी जीप आगे लेकर अपने काम के सिलसिले में बढ़ दिए आगे। अगली बार फिर उनका कुछ दिनों बाद आना हुआ, उन्होंने फिर देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया, पान की दुकान खुली हुई थी, पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं? पान वाला उदास हो गया। वो क्या है ना, लगातार पान खाता रहता था, कोई बात करेगा, मुंह में पान भरा हुआ है, फिर मुंह में से पान का रस बाहर थूका और फिर बोलना शुरू किया, जैसे पान खाने वालों के जो काम होते हैं वही। तो ये यहाँ पर ये बात की गई है कि उसने पीछे मुड़कर, मतलब उसका जो पान का एक टपरा था, जो दुकान थी, उसके पीछे तरफ उसने ऐसा एक छोटा सा दरवाजा, होल जैसा रखा हुआ था, जहाँ वो जिस तरह वो पीछे तरफ पान थूकता था। तो उसने क्या किया, पीछे मुड़कर पान का मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती, जो उसने वो धोती पहनता होगा, धोती कुर्ता, नीचे पड़दनी, पड़दनी के एक कोने से अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उसने बोल दिया, बड़ा दुखी हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं, वो अपने कपड़ों से आंसू पोंछने लगा और कहता है, साहब कैप्टन मर गया, इसीलिए आज नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे में जाएंगे लेकिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं मिलेगा आज देखने। सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष मतलब नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो अब चश्मा कौन पहनाएगा? किसको इतनी पड़ी है देशभक्ति दिखाने की कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा पहनाएगा? 2 बार तो गया, कैप्टन नहीं था और चश्मा नहीं पहना गया, तो आज भी चश्मा नहीं होगा। आज फिर मुझे मूर्ति सूनी सूनी देखने मिलेगी, ऐसा वो सोचते हैं। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो खाली होगी, सूनी होगी, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर मत रुकना, आगे बढ़ जाना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लिया और जाएगा। ये उनके मन की व्यथा थी। आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किसी देश प्रेमी का देशभक्ति देखकर दूसरे के अंदर जो देशभक्ति है, आज उसको वो चीज़ देखी नहीं जा रही कि वो मर गया, आज नेताजी सूने खड़े होंगे, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, मैं नहीं देख सकता, आज मैं पान नहीं खाऊंगा, आज मैं उस चौराहे पर नहीं रुकूंगा, आज मैं नेताजी की मूर्ति को नहीं देखूंगा। और उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया, आज मत रुकना, आज तो पान कहीं और खा लेंगे, काम बहुत है। काम का बहाना करने वो हवलदार साहब आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े या कुछ और दिखा उनको, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही
देखिए, जहाँ जिस रास्ते से हम रोज़ निकलते हैं और हमें कोई वहाँ वस्तु सुंदर लगती हो, तो हमारी नज़रें ना हम चाहे भी लाज नहीं देखेंगे उसकी तरफ, लेकिन वहाँ उस वस्तु की तरफ, उस नज़ारे की तरफ हमारी आँखें पहुँच ही जाती हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। और ये तो इतने सालों से आ रहे थे, तो इनकी तो आदत थी नेताजी की मूर्ति को देखना। आज भी आदत से मजबूर ये उस तरफ देख ही लिया इन्होंने। तो क्या देखते हैं कि नेताजी के उन्होंने देखा और एकदम कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको, तुरंत कहते हैं वो रुको। जीप स्पीड में थी, तेजी से थी क्योंकि रुकना तो था नहीं, तो वो तेज चला रहा था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे, अरे ये क्या हो गया भाई, इसने जल्दी इतनी तेज गाड़ी में इतनी तेज रफ्तार से ब्रेक लगा दिया। जीप रोकते ना रोकते हवलदार साहब तो जीप से ही कूद गए। अब जब तक जीप स्लो 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 धीरे 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 हुई, तब तक वो जीप से बाहर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके लपके मतलब उसकी तरफ पहुंचे गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, एकदम सावधान की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना ले, बच्चे सरकंडे का चश्मा बना लेते हैं लगाने के लिए खेल खेल में, तो वो सरकंडे का चश्मा था जो बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए कि चलो, इतने समय के बाद किसी के अंदर तो देशभक्ति जागी, किसी को तो लगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज बिना चश्मे के हैं जो लगाया करते थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं कि कोई तो है जिसके अंदर देशभक्ति अभी भी है, और उनकी आंखें नम हो गईं। यहीं तक पाठ था और पढ़ के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और शायद होगा। पाठ यहीं तक था, उनकी आंखें देखकर नम हो गई कि देशभक्ति अभी भी किसी के अंदर है, कोई है जिसने ये चश्मा लगाया है। वो बच्चे ही थे, क्योंकि सरकंडे का चश्मा बच्चे ही बनाते हैं, बच्चे ही थे। और आने ये हमारी ये जो भावी पीढ़ी है, आप जो नवनिहाल बच्चे हैं, ये तो हमारे देश का निर्माण करने वाले, हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं। यदि आपके अंदर देशभक्ति की भावना देख लेते हैं तो लोगों का मन गदगद हो जाता है कि चलिए, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी देश के प्रति समर्पित है, देश का उसे ख्याल है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उस पीढ़ी के मन में आदर और सम्मान के भाव हैं। तो बच्चों के ये सरकंडे का चश्मा, भले ही वो कैसा भी मूर्ति पर लग रहा हो, पर हवलदार साहब को तो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि उनकी आंखें खुशी के मारे और उस देशभक्ति को देखकर छलक उठी, नम हो गई। अब पढ़ते हैं। देखिए, पाठ हमने इतने अच्छे से पढ़ा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा, पूरे भावनात्मक तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कैप्टन कहते थे? उसका नाम था कि हाँ, मतलब नाम ही था कि वो चश्मा चढ़ाता था इसलिए उसे कैप्टन कहते थे, या फिर देश के प्रति सम्मान की भावना थी इसलिए उसे कैप्टन कहते थे? क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। देखिए, ये तो चश्मा लगाने वाली बात थी, लेकिन कैप्टन उसे पहले से कहते थे। वो व्यक्ति फौज में भी जाना चाहता होगा, जैसा कि आगे वर्णन आएगा अभी आगे प्रश्नों में। तो उस कारण से अब हमारी देशभक्ति भावना छलकने लगती है। हम हर जगह यदि भाषण देते हैं और यदि भाषण में हमारे देश के प्रति अटूट प्रेम झलकता है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति प्रेम हमारा छलक जाता है, तो यहाँ यदि लोग उसे कैप्टन कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी या कोई गलत बात नहीं होगी। तो देशभक्ति की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसके अंदर आदर और सम्मान का भाव था, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत ही गाड़ी रोकने के लिए कह दिया। क्यों कह दिया? पहला वाला का आपको आंसर करना है। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? इसके अंतर्गत एक आया है कि पहले वो क्यों मायूस हो गए थे, क्यों उन्होंने कह दिया। तो क्यों मायूस हुए थे? क्योंकि वो लगातार आ रहे थे कैप्टन के मरने के बाद, तो वहाँ नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था, इसलिए वो दुखी थे कि इस बार भी मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा तो मुझे मूर्ति सूनी सूनी दिखेगी, कोई चश्मा उस पर नहीं चढ़ा होगा, मैं नहीं देखना चाहता वहाँ की मूर्ति पर उस मूर्ति को। तो वो चश्मा ना होने के कारण उनका चेहरा एकदम मासूम नहीं, सॉरी, मायूस हो गया था। हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कैप्टन के मर जाने के बाद किसी ने भी नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं पहनाया होगा, या अब नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति तो होगी, किंतु
उनके प्रति कैप्टन जैसी देशभक्ति दिखाने वाला कोई नहीं होगा। वो इसीलिए मायूस थे कि कैप्टन जब से मर गया, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसने पहनाया होगा? कोई नहीं पहना रहा है। कैप्टन की जैसी देशभक्ति किसी और में नहीं होगी, दिखाने वाला कोई नहीं होगा। बस यही कारण था कि वो मायूस थे। अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पहनाया था, क्या उम्मीद जगा रहा है? कि हमारी भावी पीढ़ी देश के प्रति प्रेम रखती है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर और सम्मान रखती है। तो यहाँ देखिए उत्तर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज के लोगों के अंदर देशभक्ति है। बच्चे इस धरोहर को संभाले हुए हैं। भविष्य में यह देशभक्ति की धरोहर सुरक्षित होगी, खोने न पाएगी। क्या उन्होंने उम्मीद जगा दी सरकंडे के चश्मे ने? कि आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति है, बच्चों के अंदर देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, और ये प्रेम श्रद्धा भविष्य में बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, खोएगी नहीं। इस बात से उनको जो सरकंडे का चश्मा था नेताजी की मूर्ति पर, जो क्योंकि बच्चों को भी लगा कि यार खाली खाली लग रही है मूर्ति, नेताजी तो चश्मा लगाते हैं, तो हो सकता है ये सोचकर बच्चों ने चश्मा लगाया। मतलब कुछ तो उन्होंने जाना अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में। हालदार साहब ने ड्राइवर, वही उसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? सरकंडे के चश्मे को देखकर वो इसलिए भावुक हो गए होंगे क्योंकि वो समझ गए कि कैप्टन के अलावा कोई तो है जिसके अंदर आज भी देशभक्ति है, जिसको आज भी ये लगा कि नेताजी बिना चश्मे के सूने सूने लगते हैं, उन पर चश्मा ही फपता है। देश के प्रति इतना सम्मान, इतना आदर, इतनी श्रद्धा और सेनानियों के प्रति इतना आदर किसी में तो है। जब हवलदार जी ने नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देखा, चश्मा लगा देखा, तो चश्मा ना होने की जो निराशा उनके हृदय में को दुखी कर रही थी, अब वह आशा में परिवर्तित हो गई थी। पहले वो आ रहे थे तो उनके अंदर ये निराशा थी कि चश्मा नहीं होगा, लेकिन सरकंडे का चश्मा देखते ही उनके जो आंखें थी वो प्रसन्न हो गई। उनके अंदर एक आशा हो गई, जो दुखी मन था वो आशा में परिवर्तित हो गया। आंसू बनकर उनकी आंखों में वो आशा, वो उम्मीद छलक आई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि भावी पीढ़ी में देशभक्ति भावना ने जन्म ले लिया है, जो निरंतर बढ़ती जाएगी। तो छोटी सी बात पर भावुक क्यों हुए? जब हवलदार जी ने नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा हुआ नहीं पाया था, उन्हें यह विश्वास था कि इस बार भी जाऊंगा तो चश्मा नहीं मिलेगा। किंतु जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उनकी जो उम्मीद थी, जो नाउम्मीद हो गए थे, वो आशा में परिवर्तित हो गई और वो उनकी आंखों से छलक पड़ी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि भावी पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति भावना ने जन्म ले लिया है, जो निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है, मतलब यहाँ पर अर्थ बताना है इन पंक्तियों का, क्या इनमें अर्थ समझ में आ रहा है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब हमारे देश का, उस कौम का जो अपने देश की खातिर हर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। मतलब ऐसे देश का, ऐसे कौम का क्या होगा जो अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए जो जीवन न्यौछावर कर देते हैं, फिर भी लोग उन पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, स्वयं बिकने के लिए, हर स्वार्थ के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो देश के लिए बिक जाए, जो देश के लिए समर्पित हो जाए, उसके लिए लोग हंसते हैं। क्या अर्थ निकलेगा इन पंक्तियों का? तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि देश आज स्वार्थ की ओर जा रहा है। स्वार्थ में व्यक्ति अपना ईमान तक बेच देता है, नैतिकता की तिलांजलि दे देता है। नैतिकता, ईमान, धर्म आज व्यक्ति के आगे कुछ नहीं, व्यक्ति को अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता। देश तो एक तरफ हो गया, वो अपने स्वार्थ में जो उसे समझ में आ रहा है, जो उसके लिए फायदेमंद है, उसके लिए वो किसी की भी बलि देने को तैयार हो जाता है। अपने ईमान की, अपने धर्म की, सब कुछ, कोई सिद्धांत, कोई नियम उसके फिर वहां पर लागू ही नहीं होते। तो देश आज स्वार्थ की ओर जा रहा है। स्वार्थ में व्यक्ति अपना ईमान भी बेच रहा है, नैतिकता की भी तिलांजलि दे रहा है। उस कार्य पर राह समाज नहीं हंसता। मतलब जो कार्य वो कर रहा है, इतना बेकार काम, इतना स्वार्थ से संबंधित काम कि जिसमें वो अपना ईमान, धर्म सब त्याग रहा है, वहां पर लोग हंसते नहीं है कि कैसा व्यक्ति है, अपने ईमान की कोई बात नहीं करता, तो उन पर लोग नहीं हंसते हैं। किंतु जो देशभक्त, देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देता है, दुनिया उस पर हंस रही है। आज दुनिया इन बातों को मजाक बना रही है और जहां लोग ईमान, धर्म को बेच देते हैं, स्वयं को बेच देते हैं अपने काम की पूर्ति के लिए, वहां पर दुनिया हंसती नहीं, क्योंकि दुनिया वैसी ही हो रही है।
और जहाँ लोग देशभक्ति की भावना में तन मन धन समर्पित कर देते हैं, वहाँ दुनिया देश के उन नौजवानों के प्रति लोगों के अंदर हंसी मजाक की भावना आ जाती है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला मतलब रेखा चित्र का अर्थ होता है वहां चित्र नहीं बनाना है, आपको बताना है कि पान वाला कैसा दिखता था, क्या क्या उसका हुलिया कैसा था, हम अपनी भाषा में कहें तो पान वाला काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था, बड़ा प्रसन्न चित्त रहता था। उसके सिर पर गिने चुने बाल थे, ज्यादा पान खाने के कारण दांत लाल और काले हो गए थे और हर पल अपने मुंह में वो पान रखता था। ये इसका हुलिया था, ऐसा था वो। कैसा था? मोटा था, काला था, खुश मिजाज था, लेकिन पान दिन भर खाता था। पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे और सिर पर भी ज्यादा बाल नहीं रह गए थे। तो ये पान वाले का रेखा चित्र था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि मतलब पान वाले के लिए, पान वाले ने कैप्टन की इन बातों का देश के प्रति भावना का उस पर असर ही नहीं होता था। वो उसकी देशभक्ति को समझ ही नहीं पा रहा था, देश के प्रति उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहा था। इसलिए उसकी इस बात पर लेखक जो मैं मतलब चश्मा जो पहनाता था वो, वहां पर उसे क्या वो बताया गया, पागल बताया गया। यह टिप्पणी तब हुई जब हालदार जी ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा और पान वाले ने कैप्टन के बारे में यह बात कही। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह भावना उचित नहीं थी। ये वाक्य तब हुआ जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में पान वाले से पूछा और पान वाले ने जो ये बात कही है कि वो पागल है, ये भावना पान वाले की कैप्टन के प्रति ये भावना उचित नहीं थी, अच्छी नहीं थी। उसकी देशभक्ति को पागल का नाम देने वाला ये पान वाले की स्वार्थपरता को दर्शाता है। वो मतलब ही इंसान है, ऐसा समझ में आता है, मतलब उससे उसका कोई मतलब नहीं सधरा, इसलिए वो क्या कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको पागल बोल रहा है। कैप्टन शरीर से अपंग था, किंतु जिस कारण से वह फौज में नहीं जा सका, अपंग था इस कारण से वो क्या हुआ, फौज में नहीं जा पाया। किंतु कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिस कारण वह श्रद्धा का पात्र था। श्रद्धा का पात्र था वो, उपहास का नहीं। उसके अंदर क्या है, श्रद्धा थी, मतलब लोगों के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति, उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये बात तब हुआ था तब जब हालदार ने कैप्टन के बारे में पूछा। पान वाले ने ये बात जो कैप्टन के बारे में कही है सही नहीं है, उचित नहीं है। यहाँ पर ये समझ में आता है कि पान वाला स्वार्थपरता का इंसान था, उसके अंदर स्वार्थ की भावना थी। स्वार्थपरता की कैप्टन शरीर से अपंग था, अपंग होने के कारण वो क्या था, फौज में नहीं शामिल हो पाया। किंतु उसकी देशभक्ति रुकी नहीं। उसकी इस देशभक्ति को देखकर हमें उसके प्रति श्रद्धा के भाव रखने चाहिए, उपहास के नहीं। रचना और अभिव्यक्ति संबंधित यहाँ प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं? आपको इन पंक्ति के आधार पर बताना है कि कौन सी विशेषता यहाँ पर बताई गई है उस व्यक्ति की। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। तो नेताजी को जब लगातार निहारेंगे तो जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान हमको अच्छा लगता है हम वहाँ निहारते हैं। यदि हम किसी चित्र को देखते हैं या किसी हम ऐसे स्थान को देखते हैं हरियाली से हरा भरा हो, तो समझ में आता है इसे प्रकृति से प्रेम है ना। तो हम ऐसी कोई वस्तु देखें तो समझ में आता है इसको उससे प्रेम है। तो ये किसको देखते थे, नेताजी की मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। समझ में आता है ये हालदार साहब की क्या थी, देशभक्ति। हालदार साहब की यह क्रिया उनके देशभक्ति प्रेम की ओर अंक संकेत करती है। देशभक्ति की यह विशेषता हालदार साहब के हृदय में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों के प्रति आदर और प्रेम को दर्शाती है। नेताजी के चश्मे के माध्यम से वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को देख खुश होते हैं और हृदय से श्रद्धापूर्ण भाव से सराहते हैं। तो जो ये हालदार साहब की यह जो क्रिया है, यह उनके अंदर देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर रही है, बता रही है, संदेश दे रही है। देशभक्ति की यह भावना हालदार के हृदय में स्वतंत्रता और संघर्ष के लिए है। महापुरुषों के प्रति उनके मन में आदर का भाव है। जब कैप्टन चश्मा उन पर लगाता है तो कैप्टन के प्रति भी वो श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं। और जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो उनके हृदय में क्या है, आदर श्रद्धा के भाव भरे पड़े हैं। ये उत्तर यहाँ का।
निम्नलिखित वाक्य में पात्रों ये वही है, उसके अंतर्गत दूसरा आया है कि पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान का मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। यहाँ पर पान वाले की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर पान वाले को कैप्टन के अंदर कैप्टन के प्रति उस पान वाले के अंदर जो देशभक्ति आ रही थी, जो कैप्टन के प्रति श्रद्धा का भाव जा रहा था, उसके देशभक्ति के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम के भाव जागृत हो रहे थे, उसकी आंखों से छलकने वाले आंसू ये यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। कैप्टन के मरने पर पान वाले की आंखों में आंसू का आ जाना कैप्टन के प्रति संवेदनशीलता और देशभक्ति की विशेषता को दर्शाता, देश प्रेम की विशेषता को दर्शाया। मतलब संवेदनशीलता आ गई कि यार कैप्टन अच्छा था, ऐसा था, बढ़िया व्यक्ति था, आता था रोज यहाँ सामने रुकता था, ऐसे करके एक संवेदनशीलता आ जाती है। देखिए हम लोगों से मिलते रहते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी घटना हम सुनते हैं जिससे हम भले ही कुछ दिन मिले हों, लेकिन उससे हमारा मिलना होता रहा हो, तो वो बड़ी ही असहनीय वेदना होती है, हमें तकलीफ होती है। भले हम उसके परिवार के घर सदस्य ना रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं देखने उठने मिलने जुलने वाले तो होते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। तो पान वाले को भी हुई। तो पान वाले का कैप्टन के मर जाने के बाद कैप्टन के प्रति संवेदनशीलता और साथ ही देशभक्ति की, जो देश के प्रति प्रेम की विशेषता को दर्शाता है। पान वाले का कैप्टन के प्रति श्रद्धा, आत्मीयता की भावना प्रदर्शित होती है और आंसुओं के माध्यम से वो प्रदर्शित हो रही है। तो वहाँ पर कैप्टन के प्रति उन्हें संवेदना की भावना भी है, श्रद्धा की भावना भी है, आत्मीयता की भावना है, प्रेम की भावना है। जो भावना किससे प्रदर्शित हो रही है? आंखों से प्रदर्शित हो रही है। आंसू छलक कर बता देते हैं कि दूसरे के प्रति, सामने वाले के प्रति हमें कितना स्नेह है, या यदि उसे तकलीफ हो और हमारी आंखें छलक आती हैं तो पता लग जाता है उसकी तकलीफ में हमें भी तकलीफ है। तो यहाँ पर पान वाले कैप्टन के चले जाने के बाद कैप्टन के प्रति श्रद्धा और आत्मीयता के भाव उसकी आंखों में छलक आए। अगला है, रचना और अभिव्यक्ति में निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं? तो यहाँ उसी के अंतर्गत तीसरा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ये क्या भाव थे? ये कैप्टन का नेताजी के प्रति आत्मीयता, सम्मान और आदर के भाव थे। देश के लोगों के प्रति, देश में के प्रति मर मिटने वाले लोगों के प्रति ये प्रेम के भाव थे, श्रद्धा के भाव थे। जहां उसे नेताजी के बिना चश्मा के अच्छे ही नहीं लग रहे थे। कैप्टन का मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उसकी देशभक्ति, देश पर मरने वालों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। महापुरुषों को सजीव देखना उसे पसंद है। वो महापुरुषों को सजीव देखना चाहता है, उन्हें पूर्ण देखना चाहता है। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। तो क्या दिखाता है? देश के प्रति प्रेम, देश पर मर मिटने वालों के प्रति श्रद्धा, और वो देश के सेनानियों को सजीव रूप में देखना चाहता है, उनको एक पूर्ण रूप में देखना चाहता है। इसीलिए वह चश्मा लगाता था और उनकी सेनानियों के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा यहाँ पर व्यक्त होती है। अगला है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर, मानस पटल मतलब उनके मन मस्तिष्क में, उसका कौन सा चित्र रहा होगा? जैसे जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं, उसका नाम सुना है, अरे वो व्यक्ति रोज आता है, आप इतने बजे आते हो, वो निकल जाता है, वो आता है, फिर वो ऐसा ऐसा करता है, तो हमारे दिमाग में उसका एक चित्र बनने लगता है। कैसा होगा वो, कैसा दिखता होगा वो, कैसे आता होगा, कैसे काम करता होगा। तो कैप्टन के बारे में जब उन्होंने ये बातें सुनी कि हाँ वो आता है, चश्मे वाला है, अलग अलग प्रकार के चश्मे लगाता है, बेचता है, तो कैप्टन का नाम सुनते से उनके दिमाग में कुछ अलग ही प्रकार की तस्वीर कैप्टन की बन रही थी। वही यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा चित्र रहा होगा उनकी कल्पनाओं में। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर हालदार साहब के किसी फौजी कैप्टन के रूप में चित्र अंकित होता था। देख रहे थे शरीर से, जो उनको ऐसा लगता था कैप्टन है मतलब शरीर से भारी भरकम होगा, फौज का आदमी होगा, मजबूत शरीर वाला होगा, रोबदार छवि होगी, मतलब रोबदार जिसको देखकर इंसान सीधे खड़े हो जाए। तो रोबदार छवि मतलब लोगों का एक अलग, सामने वाले का अलग प्रभाव, जहाँ लोग अटेंशन में हो जाएं, उसको झुकने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसका इज्जत, उसके प्रति श्रद्धा के जो भाव वो उमड़ कर आ जाएं। तो क्या उन्होंने देखा कि जब तक उन्होंने कैप्टन को नहीं देखा था तब तक हालदार जी के मन में कैप्टन का जो दृश्य था वो किसी फौजी, रोबदार शरीर, रोबदार तेज तगड़ा शरीर वाला, भारी भरकम मजबूत ऐसा व्यक्ति उनकी आंखों में, उनके मानस पटल पर छा रहा था कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा जिसको कैप्टन का नाम दिया गया। लेकिन निकला कैसा था? वो तो विपरीत ही स्वभाव का निकला था, दुबला पतला था।
निम्नलिखित, अभी ये भाषा अध्ययन है, यहाँ से आपकी व्याकरण का भाग शुरू होता है। निम्नलिखित वाक्यों में निपात छांटिए। मैंने आप लोग को पढ़ाया है निपात, क्रिया विशेषण के साथ निपात भी बताए थे, वीडियो है मेरा, आप देखिएगा कि निपात क्या होता है। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में जोर डालते हैं, वाक्य में जो जोर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं भी पढ़ती हूँ, आपने कहा मैंने, जैसे आपसे कक्षा में पूछा गया, अच्छा ये पाठ किस किसने पढ़ा है, एक ने कहा मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो एक सुन नहीं पाया एक बच्चा, और वो बाद में कहता है अच्छा सर मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने भी पढ़ा है, जो भी लगा दिया गया उस पूरे वाक्य पर जोर डाल दिया, मतलब इसने भी पढ़ा है ना। ये न्यूज़ किसने देखी, मैंने देखी, मैंने भी देखी है, तो ये भी क्या होता है, भी ही निपात है। इस तरीके के कई शब्द आते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो भी हुआ, और भी हैं ही हुआ, ही तुम्हें ये काम करना ही है, ही लगा दिया मतलब अब ये जरूरी हो गया। तो आइए इनमें से कुछ हम निपात वाले शब्द छांटने हैं हमको, और उनसे वाक्य भी बनाने हैं। ओके, देखिए, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका थी तो, और कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, करती भी रहती थी मतलब पक्का करती ही थी। तो यहाँ पर निपात क्या है, निपात है भी। तो एक और वाक्य यहाँ बना दिया, मैंने भी कार्य किया था, मैंने भी कार्य किया था, मैंने भी काम किया था, ऐसे ही नहीं बैठी थी मैं। तो यहाँ क्या हो गया, भी जोर डालने के लिए एक वाक्य बन गया। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ जहाँ वजन डलना है वहाँ अपने आप हमारा वजन हमारी आवाज़ के द्वारा डल ही जाता है। या तो वहाँ हम खुद हल्का सा सांस रोक लेते हैं, थोड़ी देर को रुक जाते हैं, या आगे बढ़ जाते हैं, तो अपने आप वो अक्षर हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये काम जरूरी से करना है। यहाँ पर भी यही कहा गया है। देखिए, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर, देखिए ही जैसे ही आया ना, थोड़ा खिंची, मेरी आवाज़ खींची, आपने देखा होगा, अवसर सुना होगा, अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ही है, तो ही से वाक्य बनाया है। राजा ही प्रजा का पालन करता है। अब कोई और व्यक्ति आ जाए और वो कहे मेरी बात मानो, तो अपन क्या कहेंगे, राजा ही प्रजा का पालन करता है, मतलब राजा ही करेगा, निश्चय हो गया। तो ये क्या डाल देता है, निपात वजन डाल देता है उस बात पर। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था, ये क्या हो गया, यहाँ पर बात में वजन पड़ गया। लेकिन चश्मा तो था, लेकिन वो किसका नहीं था, संगमरमर का नहीं था। तो घर तो उसका है किंतु छोटा था। घर तो उसका छोटा था, ऐसा भी हम कह सकते, किंतु भी ना लगाओ, घर तो उसका है किंतु छोटा है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब भी यहाँ पर निपात, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उसके घर जाकर भी उससे मिल ना सका। उसके घर जाकर ही मतलब मैं उसके घर भी, और वो मुझे मिला नहीं। तो घर भी गए, मिला नहीं, मतलब ये बहुत भी के कारण काम में जोर पड़ गया। अगला देखते हैं। 2 साल तक हालदार साहब ने अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तक, यहाँ पर तक मतलब बता दिया, 2 साल तक तो किया ही ये काम। तो तक मतलब अभी तक कार्य नहीं हुआ, अभी तक इतना बच गया, अभी तक काम नहीं हुआ। ये तक ने उस जोर डाल दिया, मतलब किया ही नहीं तुमने, अभी तक काम होना ही होना था, पर किया ही नहीं। तो क्या हो गया, तक ने क्या डाल दिया, वजन डाल दिया। तो यहाँ पर ये हो जाते निपात शब्द। आगे भी हैं, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। यहाँ पर वाच्य आ गया। देखिए, हिंदी में वाच्य हैं, वाच्य परिवर्तन है, तो यहाँ पर आपको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्म के अनुसार काम करती है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो वह मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्म वाले में, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। जब हम इस तरीके का बनाते हैं तो हमारे कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो किसके आधार पर चलती है, कर्म के आधार पर चलती है। दुकान में उपलब्ध फ्रेमों में से एक फिट कर दिया जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर इसके आधार पर फिट कर दिया जाता है, फ्रेम है तो फिट कर दिया जाता है। वह फिट करता है नहीं आया,
फ्रेम के आधार पर आया कि फिट कर दिया जाता है, लड़के के आधार वो कैप्टन के आधार पर नहीं आया। तो कर्म में क्या होता है, कर्म के आधार पर क्रिया चलती है। पान वाला नया पान खा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पान वाला पान खा रहा है, ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया कर्तवाच्य। यहाँ पर कर्ता के आधार पर क्या आ रही है, क्रिया आ रही। कर्ता एक है, खा रहा है, एक है पान वाला, क्रिया भी पान। लेकिन अब क्या आना है यहाँ पर, कर्मवाच्य, मतलब यहाँ पर एक कर्म जो है नया पान, ये इसके आधार पर पीछे की क्रिया चलेगी। तो पान वाले के द्वारा नया पान खाया गया। देखिए जरा, पान खाया जा रहा था, पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। तो यहाँ पर पान के आधार पर आ रहा है, खाया जा रहा था। खा रहा था कहाँ आया, खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। तो जो बात बताना है, बता दिया गया था, उसके आधार पर है, मतलब कर्मवाच्य में क्या होती है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। फिर इसे भी कर्मवाच्य में बदलना है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। यही है, वही है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। तो ब्रेक मारे गए, देखिए इस पे आधारित ये है ना, ड्राइवर द्वारा मारा गया तो नहीं। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। तो ये यहाँ पर क्या है, आपके कर्मवाच्य में बदलना है। तो ध्यान रखिए, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता के अनुसार नहीं। नीचे लिखिए वाक्यों को। अब यहाँ पर भाववाच्य में, अभी आप किस में बदल रहे थे, कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में बदला था, अब भाववाच्य में। जैसा उदाहरण है कि अब चलते हैं, अब चला जाए, इसका सही क्या होगा, भाववाच्य में अब चला जाए। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता, माँ से बैठा नहीं जाता। अगला है मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। अगला है चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। ये भाववाचक संज्ञा। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। तो जब इस तरीके की बात आती है तो ये देखिए आपके सब में भाववाचक संज्ञाएं प्रदर्शित हो रही है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। सारे आपने यहाँ पर दो प्रकार की कर्त और कर्म में, भाव में बदलने वाला यहाँ पर देखा, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। तो कुछ नया नया हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। यदि शंका है तो समाधान भी है। तो शंकाओं के समाधान के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी पर विजिट कीजिए। विजिट करने से आप कमेंट तो कर ही पाएंगे कि समझ में नहीं आया, साथ में बहुत कुछ एकदम भंडार आपको मिलेगा। किसका, 6वीं से 12वीं तक सारे बोर्ड्स के यहाँ पर आपको जो मटेरियल मिलने वाला है तैयारी के लिए। साथ ही यदि कोई पहचान का है जो नीट क्लैट जेईई की तैयारी कर रहा है, आप उन्हें बता सकते हैं कि अब आ चुका है स्टेप अप एकेडमी, जहाँ पर बहुत आसानी से, बहुत सरल माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, अध्ययन करवाया जा रहा है अच्छे शिक्षकों के माध्यम से। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।